कक्षा 11 के बच्चों, आज हम गणित में जो हमारे कक्षा 11 की गणित है, कक्षा 11 की गणित में जो हमारे पाठ हैं उनमें से सबसे पहला पाठ है समुच्चय सेट्स। आप लोग अभी अभी कक्षा 10 से पास होकर के कक्षा 11 में आए हैं, तो इसमें जो चैप्टर है उसको अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। जो हमारा ये पहला पाठ है समुच्चय, इसकी खोज किसने की, ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, इसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे कि समुच्चय है क्या, समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय के प्रकार क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ पर है, इसके गुण और दोष, इनको हम क्रम से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आप क्रम से इस चैप्टर को पढ़ते रहें। यह चैप्टर हमारा जो समुच्चय शुरू हुआ, इसका जो परिचय है, इसका परिचय इस प्रकार है कि हमारे जर्मन के गणितज्ञ जो थे जॉर्ज कैंटर, वो त्रिकोणमिति फलनों का अध्ययन कर रहे थे। त्रिकोणमिति हमारे अनुपात भी हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं, त्रिकोणमिति समीकरण हैं, त्रिकोणमिति फलन हैं। तो जिस समय जॉर्ज कैंटर जो जर्मन के गणितज्ञ थे, वो उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक उनको समूह प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा बिना समूह के इसको जो है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने उनके दिमाग में ये समुच्चय आ गया, सेट आ गया। जब उन्हें ग्रुप मिला एक, तो उस ग्रुप को उन्होंने सेट्स नाम रख दिया और उसको कहा समुच्चय। तो समुच्चय ये 19वीं शताब्दी में जॉर्ज कैंटर ने इसका आविष्कार किया था। बहुत दिनों तक ये इनका सिद्धांत ये ऐसे ही पड़ा रहा। इन्होंने परिभाषा भी दी थी। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी में इन्होंने दिया था और 20वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ हुई, उसके बाद 1980 में यह जो गणित थी, जो हमारा समुच्चय था, ये समुच्चय गणित का आधार बन गया और इसे आधार के रूप में जाना जाने लगा। ये आधारभूत गणित का जो वर्तमान गणित है, इसका आधारभूत अंग समुच्चय को ही दिया जाता है। कि गणित की जितनी भी शाखाएं हैं, आजकल हम गणित में जितनी भी शाखाओं का अध्ययन कर रहे हैं, हर जगह पर, हर स्थान पर समुच्चय का प्रयोग होता है। तो इस समुच्चय शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था, तो उन्होंने इसकी परिभाषा भी कुछ इस प्रकार से बताई थी। इनके अनुसार परिभाषा क्या थी? इन्होंने परिभाषा लिखा था कि हमारे अंतर्ज्ञान या विचार, अंतर्ज्ञान या विचार, जो अंतर्ज्ञान या इसे कह लीजिए विचार, अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त, विचार के द्वारा प्राप्त क्या प्राप्त होता है? समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई
कोई संग्रह समुच्चय है। यह परिभाषा बहुत दिनों तक ये चलती रही। उन्होंने ही इसे दिया था, हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय है, उसी को समुच्चय कहा जाता है। अब समुच्चय की परिभाषा अगर देखा जाए तो आज तक कोई ठोस परिभाषा इसकी प्राप्त नहीं हुई है। इसकी जो परिभाषा जो इस समय दी गई है, इसमें कहा गया है वेल डिफाइंड कलेक्शन। सुपरिभाषित जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इसको दिया गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आप एलिमेंट्स कह दीजिए, एलिमेंट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो हमारा कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड हो, भली प्रकार से परिभाषित हो। सुपरिभाषित से कहा गया सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह हमारा क्या है? सुपरिभाषित संग्रह, जिसके अवयव वेल डिफाइंड हो। तो इस सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह, जिसके जो अवयव हैं वो क्या हो? वेल डिफाइंड हो। कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड हो। सुपरिभाषित संग्रह के अवयवों, सुपरिभाषित संग्रह के अवयवों का समुच्चय। इसका जो समुच्चय होता है उसे क्या कहा जाता है कि सुपरिभाषित संग्रह के अवयवों का समुच्चय जो होता है उसे कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो ये सुपरिभाषित जो शब्द है, अब देखिए इसे कहा गया है, इसे इस प्रकार भी लिखा गया है, कई प्रकार की परिभाषाएं लिखी गई हैं। कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, चाहे हम यह लिख दें, चाहे हम लिख दें कि वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तुओं का वो संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। अब जो हमारा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आया ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें हम अवयव भी लिखते हैं, अवयव भी लिख देते हैं और आर्टिकल भी लिख देते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट अवयव हो गया, और पदार्थ भी लिख देते हैं, जो क्या कहते हैं इसको, अवयव एलिमेंट। आर्टिकल भी कहते हैं, आर्टिकल्स भी लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, थिंग्स भी लिख देते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ को व्यक्त करते हैं। अब जैसे समुच्चय है, समुच्चय को डिनोट कैसे करते हैं हम? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स के द्वारा इसका संकेतन होता है, संकेतन होता है। जैसे ए है, बी है, सी है, एक्स है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं। कैपिटल लेटर्स क्या हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सेट होता है। जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि ए बराबर हमने लिखा, मझला ब्रैकेट लिखा
ये, और यहाँ पे लिख दिया हमने ABCD लिख दिया। तो देखिए ये जो हमारा कैपिटल A है इसको समुच्चय कहा जाता है। ये हमारा क्या है? समुच्चय है। ये हमारा समुच्चय है। और ये जो हमारे ABCD हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इन्हें हम अवयव कहते हैं या पारिवारिक सदस्य कहते हैं कि ए समुच्चय ए परिवार के ABCD सब ये क्या हैं? सदस्य है। अब एक बात और आती है कि अभी जो हमने कहा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो सुपरिभाषित इसका हम मतलब समझेंगे कि सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित में आता है, जैसे कह दिया जाए, सुपरिभाषित का एक सबसे बड़ा अंतर या सबसे बड़ी जानकारी यही है कि अगर किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए तो हर कोई एक ही माने उत्तर जो दे वो एक ही हो। जैसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। अब ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि ये इस समुच्चय ए है और अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं किसी से अगर पूछा जाए, चाहे जिससे पूछा जाए, वो यही 5 अक्षर बताएगा AEIOU। इनके क्रम जो है अलग हो सकते हैं। क्रम जो है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि ए लिख दे, आई लिख दे, ओ लिख दे, यू लिख दे और ई लिख दे। तो ये क्रम तो भंग हो सकता है, क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका रिपीटेशन नहीं होता, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसे दोहराया नहीं जाता। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वरों का समुच्चय है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो एक ही उत्तर आएगा। दूसरा, इसका क्रम भी पलटा जा सकता है। ये हमारा क्या है? सुपरिभाषित। दूसरी बात अगर कह दिया जाए कि भारत के 5 क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय। तो ये हमारा 5 लिखा, इसमें अच्छे लिखा, जहाँ पे एडजेक्टिव आ जाता है। अब किसी की नज़र में तो 5 जो खिलाड़ी हैं, जैसे मान लीजिए पहला है कपिल देव है, कपिल देव, सुनील गावस्कर, पटौदी, राहुल और रैना। इसी प्रकार दूसरे से अगर कोई पूछा जाए तो इनमें से दूसरे नाम भी बता सकता है। मान लीजिए एक कपिल देव बता दिया, दूसरा सुनील गावस्कर और फिर प्रसन्ना बता दिया, यहाँ पे प्रसन्ना, और इसी प्रकार बता दिया इन्होंने रोहित शर्मा और किरमानी बता दिया, किरमानी। तो इस प्रकार दोनों उत्तर हमारे अलग अलग हो गए। तो जब उत्तर ये अलग अलग हो गए तो ये हमारे क्या हुआ? ये हमारा समुच्चय नहीं है, इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। कि किसी की निगाह में कपिल देव अच्छे हैं तो किसी की निगाह में, जिसमें कपिल देव दोनों में मान लीजिए अच्छे हैं, सुनील भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बदल दिया क्रम। तो जिसके उत्तर एक ही प्राप्त होते हैं उसको तो हम वेल डिफाइंड कहते हैं, और जिनके उत्तर अलग अलग प्राप्त होते हैं वो हमारे वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब इनको देखिए, जैसे कुछ हमारे गणितीय ऐसे प्रतीक हैं जिनको हम समुच्चय के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं को हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, और ये कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। इनको हम प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्या का मतलब जो है जिनकी गिनती की जा सके, जिन्हें गिना जा सके, वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5। और फिर कह दिया जाए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या हैं, जिन्हें हम W से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या में जो लिखा जाता है वो पूरी की पूरी होनी चाहिए। इसमें धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारे होल नंबर्स हैं, इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये हमारी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं इनको कहते हैं, ये होल नंबर्स। तो इस प्रकार हमारे पास जो संख्याएं मिलती हैं, इनके बहुत से प्रतीक हैं। इनको पूर्ण संख्या कहा जाता है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। और इसे हम पूर्णांक जैसे लिखें या परिमेय लिखें। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की परिभाषा ये होती है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q से व्यक्त कर सकते हैं, इसे Q से व्यक्त करते हैं। ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको लिखा जाता है, अगर हमने Z+ लिख दिया, Z+ का मतलब होता है धन पूर्णांक। सभी धन पूर्णांक संख्याएं, तो सभी धन पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, धन पूर्णांक संख्याओं को हम Z से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने Z और इसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा दिया। अगर सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं कह दिया जाए, ऋण पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा, Z के ऊपर माइनस लगा दिया जाएगा। ये हमारा इनका धन पूर्णांक समुच्चय लिख दिया जाएगा। समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय हैं हमारे। और जैसे वास्तविक संख्या कह दिया जाए, तो वास्तविक संख्या हमारी क्या है, R है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसे हम R से व्यक्त करते हैं। ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार इसके बाद आता है, ये R के बाद जो वास्तविक संख्याएं जो हमारी आती हैं, इसके बाद आता है हमारी सम्मिश्र संख्या। जो सम्मिश्र संख्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे सब क्या हुए, ये हमारे कैपिटल लेटर्स में जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं समुच्चय। और जो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं, इन्हें हम एलिमेंट या इसको हम सदस्य कहते हैं। आज यहीं तक।